गुड मॉर्निंग. आजच्या LSM च्या लेक्चर मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत. आपण LSM चा थर्ड युनिट मागच्या लेक्चरला सुरू केला होता आणि त्याचा पहिला चॅप्टर आपला सुरू आहे इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट. इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट मध्ये आपण काही इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट मधल्या मॉडर्न टेक्निक्स मागच्या लेक्चरला स्टडी केल्या की कशा पद्धतीने इन्व्हेंटरीला कंट्रोल केलं जाऊ शकतं. त्यामध्ये दोन टाईपच्या टेक्निक्स आपण स्टडी केलेल्या आहेत. त्याचे ऑब्जेक्टिव्ह, त्याचे फंक्शन्स, त्याचे इम्पॉर्टन्स इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंटचे आपले आतापर्यंत स्टडी करून झालेले आहे. आता त्यामध्ये आपल्याला Q&A सिस्टीम पण आहे की ही सिस्टीम कशा पद्धतीने काम करते, इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट मध्ये कशा पद्धतीने काम करते. तर an important aspect of inventory management is to decide when to place an order and how much quantity to order, depending upon the type of inventory. Two different methods are used. These are fixed order quantity system, that means Q system, perpetual review system, and fixed order interval system, P system or periodic review system. आता आपल्याला इथे काय करायचंय बघा की याच्यामधला डिफरन्स बघणार आहोत आपण की क्यू सिस्टीम काय काम करते, पी सिस्टीम काय काम करते. तर अशा पद्धतीने ह्यामधला डिफरन्स आपण बघणार आहोत. तर फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टीम ऑब्विसली ही कशी आहे, परपेच्युअल आहे. म्हणजेच काय आहे की विश्वासू आहे, खात्रीशीर आहे, ते आपल्याला शाश्वत आहे. लक्षात आलं. फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टीम आणि फिक्स ऑर्डर इंटरवल सिस्टीम काय सांगते की हे रिव्ह्यू पिरियड फिक्स, म्हणजे यामध्ये काही रिव्ह्यू पिरियड दिला जाईल. यामध्ये इन क्यू सिस्टीम द ऑर्डर क्वांटिटी इज फिक्स. यामध्ये जे काही ऑर्डर दिली जाईल क्वांटिटी रिलेटेड दॅट विल बी फिक्स. अँड पी सिस्टीम रिव्ह्यू पिरियड इज फिक्स. इथे क्वांटिटी, ऑर्डर क्वांटिटी फिक्स आहे, इथे रिव्ह्यू पिरियड फिक्स आहे. म्हणजे काय आहे की ह्या दोघांमध्ये पी सिस्टीम मध्ये ऑर्डर इंटरवल सिस्टीम येते पी सिस्टीम मध्ये. तर त्यामुळे यामध्ये पिरियड तुम्हाला दिलेला आहे की कशा पद्धतीने तो फिक्स केला जाईल. रिव्ह्यू पिरियड फिक्स केला जातो पी सिस्टीम मध्ये. ओके, म्हणजे आता आपल्याला पुन्हा पुन्हा इथे काय करायला लागते, रिव्ह्यू पिरियड म्हणजे काय असतो याची उजळणी करणे असे याला मराठीत म्हणतात. म्हणजेच काय की पी ऑर्डर अशा पद्धतीने दिल्या जातात. ओके, द रिव्ह्यू पिरियड इज व्हेरिएबल. म्हणजे इथे जर तुम्हाला पुनरावलोकन करायचं असेल तर तो पिरियड कसा असेल, तर व्हेरिएबल पिरियड असेल. हा जो सिस्टीम मध्ये ऑर्डर क्वांटिटी इज व्हेरिएबल, इथे काय केलंय की ऑर्डर क्वांटिटी कशी असेल, व्हेरिएबल असेल. आणि इथे रिव्ह्यू पिरियड व्हेरिएबल असेल. इथे रिव्ह्यू पिरियड फिक्स आहे, इथे क्वांटिटी फिक्स आहे. बघा डिफरन्स कसा दिला. इट इज ऑल्सो नोन एज फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टीम अँड परपेच्युअल रिव्ह्यू सिस्टीम. ओके, that means it will be fixed. It is also known as fixed order period system or periodic review system. Now it is best suitable when continuous monitoring is possible. आता फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टीम मध्ये काय असणार आहे की मॉनिटरिंग कंटिन्युअस केलं जाईल. इट इज सुटेबल when periodic review is necessary. जेव्हा तुम्हाला रिव्ह्यू करायची गरज आहे तेव्हा फिक्स ऑर्डर इंटरवल सिस्टीम यूज केली जाते. ओके, it is well suited for bought out atoms, that is A category atoms. bought out atoms म्हणजे A category atoms का सांगितले आपण, ABC अनालिसिस शिकलो की नाही मागच्या लेक्चरला. त्यामधले A category atoms कसे होते की ते स्मॉल क्वांटिटी मध्ये अवेलेबल होतात आणि त्याचा एक्सपेंडिचर जास्त असतो. क्वांटिटी कमी आहे आणि एक्सपेंडिचर जास्त आहे, तेव्हा आपल्याला काय करावं लागतं, फिक्स याच्यामध्ये त्यांनी जेव्हा आपल्याला सिस्टीम वापरतो आपण फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी मध्ये तेव्हा ए कॅटेगरी ॲटम्स असतात. इट इज सुटेड टू नॉन क्रिटिकल ॲटम्स, दॅट मीन्स बी अँड सी कॅटेगरी. एबीसी मधले ए कॅटेगरी कशासाठी येते, फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी मध्ये, आणि बी अँड सी कॅटेगरी फिक्स ऑर्डर इंटरवल सिस्टीम मध्ये म्हणजे पी सिस्टीम मध्ये येते. ओके, लेस चान्स ऑफ स्टॉक आउट म्हणजे इथे
कमी चान्स असतो स्टॉक आउटचा, हाय चान्स ऑफ स्टॉक आउट. कारण हे कसे होतात, इझिली अवेलेबल होतात आयटम्स, त्यामुळे ते स्टॉक आउट होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. हे मुळातच कमी अवेलेबल असतात, त्यामुळे इथे आपल्याला स्टॉक आउट होण्याचे चान्स कमी येतात. ए आयटम्स. नो सेफ्टी स्टॉक रिक्वायर्ड. इथे सेफ्टी स्टॉकची गरज नाही, इथे हाय सेफ्टी स्टॉक ठेवायला लागतो. लक्षात आलं? Suppliers will not know exactly when the orders will be placed. Therefore, the supplier is forced to hold more inventory. इथे जास्त इन्व्हेंटरी तुम्हाला ठेवावी लागेल. बरोबर? इन्व्हेंटरी मध्ये आयटम्स ठेवावे लागतील, कारण सप्लायर्स कुठल्या वेळी कशी ऑर्डर देतील सांगू शकत नाही. Suppliers will know when the orders will be placed, accordingly the production planning is made and inventory is expected to be low. म्हणजे as compared to this Q system, P सिस्टीम मध्ये काय केलं जातं, इन्व्हेंटरी ही लो प्रमाणामध्ये असेल, इथे कमी प्रमाणात असेल. देयर इज कंटिन्युअस सर्व्हिलन्स ऑफ स्टॉक लेवल. द मोमेंट द स्टॉक इन हँड टचेस ROL, ऑर्डर इक्वल टू EOQ इज प्लेस. आता इथे तुम्हाला हा जो लास्ट कॉलम दिलेला आहे 8 to 9 जवळजवळ त्यांनी डिफरन्सिंग पॉइंट दिले, हे सगळे कशाशी रिलेटेड आहेत मला सांगा. आपण ज्या काही अनालिसिस बघितलं, कंट्रोलिंगच्या मेथड्स पाहिल्या सुरुवातीला, फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टीम किंवा फिक्स ऑर्डर इंटरवल सिस्टीम, तर ह्या ऑर्डर कशाशी रिलेटेड आहेत. तर आपल्याला पी आणि क्यू सिस्टीम मध्ये काय करायचं आहे, इन्व्हेंटरीच्या त्यांनी मेथड्स दिलेल्या आहेत, डिफरंट मेथड्स. ओके, मग त्या मेथड्स मध्ये आपल्याला ही फिक्स ऑर्डर काय आहे किंवा इंटरवल सिस्टीम कशी काम करते, ह्या दोघांमध्ये नक्की काय डिफरन्स आहे तो एक्सप्लेन केला. जसं आपण ABC XYZ हे केलं ना, तसं इथे तुम्हाला ए आणि BC चं कसं डिस्ट्रीब्युशन केलेलं आहे किंवा कशा पद्धतीने डिफरन्सिंग पॉइंट मध्ये त्यांनी एक्सप्लेन केल्या ह्या फिक्स ऑर्डर, तर त्या इंटरवल रिलेटेड असतील, अदरवाइज क्वांटिटी रिलेटेड असतील, तर त्या ह्या पद्धतीने दिल्या. त्यामध्ये फार काही नाहीये, हा क्वेश्चन फार रेअर केस मध्ये विचारला जातो, त्यामुळे ह्यावर फार फोकस करण्याची गरज नाही. इथे लास्ट काय दिलंय की कंटिन्युअस सर्व्हिलन्स ऑफ स्टॉक लेवल and the stock level is checked at regular interval. कारण काय की इन्व्हेंटरी याची लो आहे, सेफ्टी स्टॉक हाय सेफ्टी स्टॉक रिक्वायर्ड, हाय चान्स ऑफ स्टॉक आउट, सो द स्टॉक लेवल इज चेक ऍट रेग्युलर इंटरवल. ओके, आता MRP स्टार्ट होतोय तुमचं, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लॅनिंग. आपण एका चॅप्टर मध्ये मटेरियल हँडलिंग शिकलोय, पण मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लॅनिंग हा जो पार्ट आहे, दॅट इज कॉल्ड MRP. म्हणजे काय, इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर जोसेफ ऑरिल्की इन द इयर 1960. म्हणजे फार जुनं नाही बघा. MRP सिस्टीम जी आहे, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लॅनिंग. आपण इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट शिकतो एवढं लक्षात ठेवा. इन्व्हेंटरीत मटेरियल पण असतं, मटेरियलची रिक्वायरमेंट आहे, त्याचं प्लॅनिंग कसं करायचं हा एक त्याचा पार्ट आपण स्टडी करतोय. लक्षात आलंय? सो डॉक्टर जोसेफ ऑर्लिकी त्यांनी 1960 मध्ये ही कन्सेप्ट पुढे आणली किंवा ती इंट्रोड्यूस केली. मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लॅनिंग इज अ प्रोडक्शन प्लॅनिंग, शेड्यूलिंग and inventory control system used to manage manufacturing process. तो यहाँ पे क्या किया जाता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो है उसमें क्या आता है कि प्रोडक्शन का प्लानिंग आता है. प्रोडक्शन के लिए तो मटेरियल लगता है ना, तो उसका रिक्वायरमेंट, उसका प्लानिंग करना भी जरूरी है, शेड्यूल करना जरूरी है कि कितनी अमाउंट में चाहिए, कब चाहिए, कितने यूनिट में चाहिए मटेरियल, तो उसका शेड्यूल बनाना पड़ेगा. एंड इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम यूज करनी है टू मैनेज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. कंट्रोलिंग सिस्टम के हिसाब से ही हम क्या करेंगे कि कौन से आइटम की कमी है, कौन से आइटम पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कौन से आइटम में नहीं करनी चाहिए, इसका नॉलेज हमें अगर मिलता है. हमने जितने एनालिसिस किए ABC XYZ SOS सब एनालिसिस के बाद ये कंट्रोलिंग के जो मेथड्स है, सिस्टम्स है, उसके हिसाब से हम मैनेज कर पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस. तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के अंदर इतनी सारी प्रोसेस रहेगी. ओके, सो MRP में और एक चीज बताई, इट इज कंप्यूटर बेस्ड इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन टू असिस्ट प्रोडक्शन मैनेजर्स इन शेड्यूलिंग एंड प्लेसिंग ऑर्डर्स. प्रोडक्शन मैनेजर का काम है कि शेड्यूल करना और ऑर्डर प्लेस करना फॉर रॉ मटेरियल, कंपोनेंट्स एंड सब असेंबलीज. यानी कि जिसको हम इन्वेंटरी में स्टॉक में रखते हैं,
that atoms will be scheduled and place orders for these atoms. Okay, so the MRP system calculates requirement of each inventory atom. ना अभी कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, रिक्वायरमेंट किस चीज की है इन्वेंटरी आइटम की, यू हैव टू प्लान एंड देयर टाइमिंग्स एंड अंडरटेक्स प्रॉपर फुलफिलमेंट। मतलब कि आपको शेड्यूल करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, जिस तरह से टाइम पीरियड है उसे मैनेज करना पड़ेगा और उस तरह से आप क्या कर सकते हो, प्रॉपर फुलफिलमेंट कर सकते हो ऑर्डर की। ओके, एमआरपी इज अ टूल that provides answer to the following questions: what items are required, how many are required, and when they are required. आपको किस तरह से आंसर्स चाहिए, किस तरह के क्वेश्चन के आंसर चाहिए, वो क्वेश्चन एमआरपी आपको बता रही है कि इस क्वेश्चन का आंसर मतलब आपके लिए इंफॉर्मेशन मिलती है। व्हाट एटम्स आर रिक्वायर्ड, तो एटम्स कौन से रिक्वायर हैं, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। हाउ मेनी आर रिक्वायर्ड, उसके लिए भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। व्हेन दे आर रिक्वायर्ड, इसके लिए भी मुझे नॉलेज लेना पड़ेगा। तो इसके जो आंसर्स है क्या करेंगे, एमआरपी को हेल्प करेंगे मैनेजमेंट करने के लिए। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग जो किया जाएगा तो इसके थ्रू किया जाएगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर दैट मटेरियल्स आर अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फॉर डिलीवरी टू कस्टमर्स। मटेरियल रिक्वायरमेंट का मीनिंग ही वही है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है तो ऑब्वियसली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मटेरियल को अवेलेबल करना प्रोडक्शन के लिए, और जो प्रोडक्ट्स है वो अवेलेबल करना डिलीवरी के लिए जो कि कस्टमर चाहते हैं। ओके, टू मेंटेन द लोवेस्ट पॉसिबल इन्वेंटरी लेवल। यहाँ पे इन्वेंटरी लेवल को क्या करना है, मेंटेन रखना है। लोवेस्ट पॉसिबल इन्वेंटरी लेवल यानी कि कम से कम इसमें इसे मैनेज करना है, मेंटेन रखना है इन्वेंटरी को। टू प्लान परचेसिंग एक्टिविटीज, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, डिलीवरी शेड्यूल्स, किस चीज का प्लान बनाना है, परचेसिंग एक्टिविटीज कितने हो रहे हैं, कितना प्रोडक्ट सप्लाई हो रहा है, कितने कस्टमर परचेस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग किस तरह से हो रहा है, डिलीवरी शेड्यूल किस तरह से बनाए गए हैं। तो इसके ऊपर हमें क्या कर सकता है, ये एमआरपी का ऑब्जेक्टिव है, इस तरह से वो काम करेगा। एमआरपी का इनपुट क्या है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। MRP system comes from three main resources. Bills of materials. The bill of material is a list of all the raw materials, components, sub-assemblies, etc. required to produce one unit of a product. यानी कि यहाँ पे उन्होंने बताया बिल ऑफ मटेरियल्स जो है MRP में क्या क्या आता है, थ्री मेन रिसोर्सेज बताए कि मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करते वक्त उसमें फर्स्ट थिंग है बिल्स ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल की एक लिस्ट है, उसके अंदर आप रॉ मटेरियल है, कंपोनेंट है, सब असेंबलीज है, तो उसके एक यूनिट के प्रोडक्ट के लिए कितना बिल यानी कि बिल्स ऑफ मटेरियल्स ऑफ दैट कंपोनेंट्स और सब असेंबलीज। ओके, दैट इज द फर्स्ट इनपुट, फर्स्ट रिसोर्स। सेकेंड वन इज मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल। मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल में क्या आता है, आउटलाइंस एंटिसिपेटेड प्रोडक्शन एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट। कौन से एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन एक्टिविटीज है आपके, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल कैसा रहेगा प्लांट का, तो वो इसके अंदर बनाया जाएगा एमआरपी के अंदर। इन्वेंटरी रिकॉर्ड्स फाइल, यानी इन्वेंटरी रिकॉर्ड किस तरह से बनता है, इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन हाउ मच इन्वेंटरी इज ऑलरेडी ऑन हैंड एंड thus should be subtracted from the material requirement. मटेरियल की रिक्वायरमेंट कितनी है उसके हिसाब से अभी हमारा रेडी प्रोडक्ट कितना है तो उसे माइनस करना है रिक्वायरमेंट के इसमें से, तो रिमेनिंग अमाउंट जो है आइटम्स की उसे हमें क्या करना है, बनाना है। उतने आइटम्स के लिए शेड्यूल बनाना है, प्लान करना है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ओके, MRP प्रोसेस क्या कहती है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन फ्रॉम द बिल्स ऑफ मटेरियल। अभी एक बार आपको बिल्स ऑफ मटेरियल इसकी इंफॉर्मेशन मिलती है कि कौन से मटेरियल के लिए कितना बिल, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मास्टर शेड्यूल बनता है, इन्वेंटरी रिकॉर्ड फाइल मिलती है, तो MRP सिस्टम डिटरमाइंस नेट रिक्वायरमेंट्स ऑफ रॉ मटेरियल। तो एग्जैक्टली हमें समझ में आता है कि ऑन हैंड, इन हैंड कितना आपके हाथ में मटेरियल है और आपको कितना परचेस करना है। MRP प्रोसेसिंग फर्स्ट डिटरमाइन ग्रॉस मटेरियल रिक्वायरमेंट।
then subtract out the inventory on hand in order to compute the net requirement. Okay, so the main outputs from MRP include proper reports consisting of plan order schedules and order releases. तो आउटपुट क्या है एमआरपी का? एमआरपी में क्या आता है आउटपुट? तो अगर आपके पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन है कि कितने कंपोनेंट्स आपके पास है, कितनी रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से हमने एक प्लान बनाया, शेड्यूल बनाया, जितनी रिक्वायरमेंट है, इन हैंड कितना है और रिमेनिंग बचा हुआ कितना है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि आउटपुट दे सकते हैं। एमआरपी आउटपुट देता है, तो आउटपुट में क्या आता है कि प्रॉपर रिपोर्ट्स मिलेंगे, जिसके अंदर क्या रहेगा कि प्लान ऑर्डर शेड्यूल किस तरह का है आपका, अभी प्लान कौन सा बन रहा है आपका, ऑर्डर शेड्यूल मतलब कि कितने ऑर्डर्स आपके पास है और उसका प्लान आपने किस तरह से बनाया, किस तरह से वो ऑर्डर रिलीज किए जाएंगे, इसके बारे में भी जानकारी ये एमआरपी आपको दे सकता है। दैट इज द आउटपुट फ्रॉम एमआरपी। एमआरपी सेकेंड भी दिया है मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। अभी ये एमआरपी सेकेंड, अभी उससे पहले हमने क्या देखा, एमआरपी जो स्टडी किया दैट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। नाउ वी हैव टू सी एमआरपी सेकेंड, that means manufacturing resource planning. That is the difference in between these two MRP concept. Okay, so first concept is who is developed by that MRP, and in this MRP second 1980 MRP technology was extended to create new approach called manufacturing resource planning. अभी ये नई टेक्नोलॉजी, ये नया अप्रोच है मार्केट में, 1980 से ये स्टार्ट हो रहा है, इस टेक्नोलॉजी ये स्टार्ट हो गई। तो एमआरपी फर्स्ट इज अपडेटेड एंड एक्सपेंडेड टू इंक्लूड फाइनेंशियल, मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक एलिमेंट्स, एंड दिस अपडेटेड वर्जन ऑफ एमआरपी इज नोन एज एमआरपी सेकेंड। तो फर्स्ट जो वर्जन आया था एमआरपी फर्स्ट, तो उसमें क्या था कि उसमें फाइनेंशियल, मार्केटिंग एंड लॉजिस्टिक एलिमेंट्स थे। ओके, और सेकेंड वर्जन जो है वो एमआरपी सेकेंड के नाम से भी स्टार्ट हुआ है 1980 से। ये नई टेक्नोलॉजी, नया अप्रोच है। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन प्रोडक्शन एंड इन्वेंटरी कंट्रोल सोसाइटी, MRP second is a method of effective planning of all resources of manufacturing company. मतलब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए जो नेसेसरी रिसोर्सेस है उसका प्लानिंग किया जाए। This includes entire set of activities involved in planning and control production. Okay? इसमें जितने सारे एक्टिविटीज है किस चीज के रिलेटेड रहेंगे, प्लानिंग रिलेटेड या कंट्रोल के रिलेटेड रहेंगे, प्रोडक्शन पे किस तरह का कंट्रोल करना है, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए हेल्पफुल है। एमआरपी सेकेंड, एमआरपी इज नोन एज क्लोज लूप एमआरपी। कभी कभी क्वेश्चन एमआरपी सेकेंड पे पूछने की बजाय घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं। क्लोज, व्हाट इज मीन बाय क्लोज लूप एमआरपी? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट and remember this thing, MRP second is also known as closed loop MRP. Okay, it consists of variety of functions. Functions कौन से MRP second के? तो प्रोडक्शन प्लानिंग है, ओके, रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग है, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग है। एमआरपी फर्स्ट इसमें भी है, मतलब ये भी एक फंक्शन है इसका, एमआरपी सेकेंड का। ओके ना, इसके एडवांटेजेस क्या है दोनों के, एमआरपी फर्स्ट और सेकेंड, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग। तो इसमें हमने एमआरपी लीड्स टू इम्प्रूवमेंट टू ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस। मतलब इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बिजनेस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हर चीज का हम वेल प्लान करने लगे, शेड्यूल बना लगे या मास्टर प्लान बनाते, रिक्वायरमेंट का प्लान बनाते, रिसोर्स की रिक्वायरमेंट कितनी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो जाएगी आपके परफॉर्मेंस में, बिजनेस परफॉर्मेंस में। इट प्रोवाइड्स ग्रेटर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट। आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, इसका मतलब ऑब्वियसली क्या है कि आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, और ग्रेटर प्रॉफिटेबिलिटी है। ओके, इट हेल्प्स टू मिनिमाइज इन्वेंटरी लेवल्स। इन्वेंटरी लेवल को कम किया जाएगा। कभी भी आप प्लानिंग के हिसाब से जाते हो, आपके पास इंफॉर्मेशन है,
तो यहाँ पे इन्वेंटरी को बढ़ाने की जरूरत नहीं, मिनिमाइज किया जाएगा, देयर बाय रिड्यूसिंग इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे क्या होगा उसका इम्पैक्ट की इन्वेंटरी की कॉस्ट रिड्यूस की जाएगी। एमआरपी लीड्स टू इम्प्रूव कस्टमर सर्विस लेवल बाय प्रोवाइडिंग क्विक एंड कंसिस्टेंट रिस्पांस इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी टाइम, यानी कि क्विक रिस्पांस दिया जाता है एमआरपी के थ्रू। प्रोडक्शन कॉस्ट एंड रिडक्शन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि प्रोडक्शन के लिए जो कॉस्ट है वो कम की जाती है, तो यहाँ पे बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग रिजल्ट्स। ओके, डिसएडवांटेज क्या है? एमआरपी रिलाइज अपॉन एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, inaccurate information can result in improper planning, overstock, understock or lack of appropriate resources। मतलब अगर इसमें से हमने कोई भी एक चीज प्रॉपर नहीं की, प्रॉम्प्ट अगर नहीं की, तो शायद क्या हो सकता है, इसका अपोजिट रिजल्ट भी मिल सकता है। आपके पास अगर मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल रिलेटेड से इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन मिलती है, तो आपकी प्लानिंग में गड़बड़ हो जाएगी, ओवर स्टॉक हो जाएगा, अंडर स्टॉक हो सकता है, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट रिसोर्सेज। तो इंफॉर्मेशन पे ये डिपेंड है एमआरपी सिस्टम। तो इंफॉर्मेशन ही गलत मिलती है मार्केट की, तो आपको आपका पूरा प्लान या शेड्यूल खराब हो सकता है। ये डिसएडवांटेज है इस सिस्टम का। एमआरपी सिस्टम कैन बी कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। कॉस्टली क्यों है? क्योंकि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वापस प्लान बनाना, शेड्यूल्स बनाना, उस तरह से डिलीवरी टाइम देना, डिलीवरी टाइम में रिस्पॉन्स देना कस्टमर को, तो ये सारी चीजों के लिए टाइम कंज्यूमिंग भी है, उसमें बहुत सारा टाइम जाता है सेट करने के लिए। These all processes are costly, so this MRP system can be costly. Okay, stock outs cost are high, cost stock out जो cost है वो भी high है यहाँ पे। The master schedule must be accurate in order to provide appropriate lengths of time for production. म्हणजे मास्टर शेड्यूल मध्येच गडबड असेल, आपण जसं मास्टर टाइम टेबल बनवतो बरोबर, त्याच्यातच गडबड असली, ओव्हरऑल तिन्ही रिक्वायरमेंटचं बनवलं, तर आपल्याला अप्रोप्रिएट असं जे काही ज्याला आपण म्हणतो मास्टर शेड्यूल, मग प्रोडक्शन रिलेटेड पण असणार आहे की कुठल्या टायमिंग मध्ये किती युनिट मध्ये प्रोडक्शन कुठल्या आयटमचं केलं जाईल। मग जर ते मास्टर शेड्यूलच प्रॉपर बनवलं नसलं, ते इनअॅक्युरेट असेल, ऍक्युरेसी त्यामध्ये मेंटेन केलेली नसेल, तर काय होईल की प्रोडक्शनचा टाइम एक्सेस पण होऊ शकतो किंवा लो पण होऊ शकतो। म्हणजे इथे आपल्याला सप्लाय आणि डिमांड मॅच करता येणार नाही, म्हणजे हे त्याचे डिसएडवांटेज आहे। ओके, डीआरपी काय आहे? डीआरपी इज द लेटेस्ट आयटी टूल फॉर कंट्रोलिंग इन्व्हेंटरी इन डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम ऑफ द ऑर्गनायझेशन। डीआरपीच्या थ्रू काय केलं जातं? डिस्ट्रीब्यूट केलं जातं आयटम्स, म्हणजे ही कंट्रोलिंग टूल आहे इन्व्हेंटरीचं। DRP is guided by customer demand as against MRP, which is based on production requirement. प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट क्या है ये कौन बताता है? MRP बताता है। और कस्टमर की डिमांड क्या है वो कौन बताता है? DRP बताता है। DRP is guided by customer demand. DRP allocates inventory from mother warehouse to various distribution centers on the basis of demand pattern. यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स जितने हैं वहां से ये अलोकेट करता है इन्वेंटरी के जो आइटम्स है, तो वो अलोकेट करेगा। एंड सेफ्टी स्टॉक ऑर्डर क्वांटिटी रीऑर्डर पॉइंट, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स है किसके बेस पे? ऑन डिमांड पैटर्न के बेस पे। इन्वेंटरी कैसे हम मदर हाउस से कैसे वो लेते, सेफ्टी स्टॉक कहाँ पे अवेलेबल होगा, ऑर्डर की क्वांटिटी कितनी है, रीऑर्डर पॉइंट कौन सा है, इस तरह से वो अलोकेट करेगा इन्वेंटरी। सक्सेस क्या है इसका? सक्सेस ऑफ डीआरपी सिस्टम डिपेंड्स ऑन एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट विथ रिस्पेक्ट टू लोकेशन एंड टाइम रिक्वायरमेंट। कभी कभी पहले से ही फोरकास्ट किया रहता है कि इस रीजन से, जियोग्राफिकल रीजन से इतनी डिमांड आ सकती है, इतनी रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो अगर वो गलत रहा, उसमें एक्यूरेसी नहीं रही फोरकास्टिंग में, तो शायद डीआरपी सिस्टम काम नहीं करेगी सही से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑन गलती से गलत हो जाएगा, फिर यहाँ इसका इम्पैक्ट क्या होगा? ओवर स्टॉक हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन इन्वेंटरी के अंदर। ओके, इट इज सिमिलर टू मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एक्सेप्ट दैट एमआरपी इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एंड डीआरपी यूज्ड इन लॉजिस्टिक कंपनीज। डिस्ट्रीब्यूशन कौन करता है? लॉजिस्टिक कंपनीज करते हैं। एमआरपी कौन यूज करता है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज।
DRP tries to efficiently carry out the whole process of completing customer orders by minimizing shortage and reducing the overall cost. मतलब यहाँ पे DRP किस तरह की मतलब efficiently carry out the whole process. जे कस्टमर ऑर्डर्स जशा आहेत त्या पद्धतीने DRP काय करतं, एफिशिएंट वर्क करतं. मग त्यामध्ये बाय मिनिमायझिंग शॉर्टेज म्हणजे शॉर्टेज कमी केले जातात आणि कॉस्ट रेड्यूस केली जाते. अशा पद्धतीने हे एफिशिएंट वर्क करतं कस्टमर ऑर्डर्स साठी. ओके. DRP सेकंड है त्याचं इन्व्हेन्शन आहे DRP डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्स प्लॅनिंग दॅट इज कॉल्ड. ये क्या है? फर्स्ट DRP डिस्ट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट प्लॅनिंग and DRP second distribution resource planning. It is an extension of DRP first. It includes planning of key resource, warehouse space, manpower levels, transport capacity and financial flows. म्हणजे यामध्ये काय काय येतं? वेअरहाऊस स्पेस असते, किती स्पेस अवेलेबल केली, कारण की हे रिसोर्स प्लॅनिंग आहे, बरोबर ना. रिसोर्सेस आपण अवेलेबल केले तर ते ठेवणार कुठे? वेअरहाऊसला. वेअरहाऊसला स्पेस किती आहे ते शोधायला लागेल. मॅनपॉवर किती आहे ते शोधायला लागेल. ट्रान्सपोर्टची कॅपॅसिटी किती आहे, म्हणजे तिथे ट्रक्स, रेल, कार्स कशा पद्धतीने ते ट्रान्सपोर्ट केलं जातं किंवा किती क्वांटिटी मध्ये ऍट अ टाइम केलं जाऊ शकतं आयटम्स डिस्ट्रीब्यूट, त्याचंही इथे स्टडी केला जातो किंवा त्याचं प्लॅन केलं जातं. आणि फायनान्शियल फ्लोचाही इथं प्लॅनिंग केलं जातं DRP सेकंड मध्ये. मार्केटिंग बेनिफिट्स काय मिळतात? DRP enables on time delivery to customer and help to reduce customer complaint. DRP facilitates better inventory coordination with other functions of enterprise. Okay. बेटर इन्व्हेंटरी कोऑर्डिनेशन म्हणजे काय? इन्व्हेंटरीची ऑल इन्फॉर्मेशन DRP च्या थ्रू मिळते. स्पेस वगैरे आपण पाहिलं ना अगोदर. इट हेल्प्स इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स. ओके. लॉजिस्टिकल बेनिफिट्स काय मिळतात? व्हॉट प्रोडक्ट्स आर रिक्वायर्ड अँड व्हेन इट हेल्प्स टू रिड्यूस लेवल ऑफ इन्व्हेंटरी. लॉजिस्टिकल बेनिफिट्स येते की कुठल्या प्रोडक्टची रिक्वायरमेंट आहे, कुठले प्रोडक्ट्स ची इन्व्हेंटरी लेवल रिड्यूस करणं गरजेचं आहे. जसं आपण डिस्ट्रीब्युशन करताना हे फायदे लॉजिस्टिकल बेनिफिट मिळतात. DRP helps to reduce distribution cost due to coordinated shipments. याने की कन्सोलिडेटेड शिपमेंट झाला आपण म्हणू शकतो, त्याची कॉस्ट रिड्यूस केली जाते DRP च्या. DRP helps to reduce warehousing cost due to lower inventory level. Okay. DRP leads to reduction in back orders. मागच्या ज्या ऑर्डर्स आहेत त्या कमी केल्या जातात. म्हणजे काय की मॅक्झिमम त्या सप्लाय केला जातो आणि त्यानंतर करंट त्याच्यावर जास्त फोकस करतात. ते बॅक ऑर्डर्सवर जास्त फोकस करत नाही, त्या कमी करण्याचा प्रयत्न करतात. बॅक ऑर्डर्स रिडक्शन करणं म्हणजे काय? त्या लवकरात लवकर कंप्लीट करून करंट एक्झिस्टिंग ऑर्डर्सवर फोकस करतात DRP. कन्स्ट्रेंट्स काय आहेत DRP मध्ये? अडचणी काय आहेत? नीड्स ॲक्युरेट फोरकास्ट. इथे ॲक्युरेसी पाहिजे फोरकास्टिंग मध्ये. इन फ्युचर प्रेडिक्शन जे आहे ते करेक्ट असलं पाहिजे. इनॲक्युरेसी इन फोरकास्ट क्वांटिटी. क्वांटिटी रिलेटेड फोरकास्ट असेल त्यामध्ये इनॲक्युरेसी असेल. कदाचित फोरकास्ट लोकेशन रिलेटेड इनॲक्युरेसी असेल. फोरकास्ट टायमिंग मध्ये इनॲक्युरेसी असेल. व्हेरिएबल फोरकास्ट सायकल्स असतील किंवा बफर फॉर अनसर्टनिटी. आलं लक्षात? आता इथे आपण MRP वर्सेस DRP असं बघतोय. तर त्यामध्ये आपल्याला काय बघायचंय बघा की बफर फॉर अनसर्टनिटी म्हणजे काय? ते DRP मध्ये समजलं. कन्स्ट्रेंट्स की जो आघात प्रतिबंधक ज्याला म्हणतो, म्हणजे काय की ज्यावेळी प्रॉब्लेम्स फेस करावे लागतात तर ते प्रॉब्लेम्स आपल्याला या सगळ्या गोष्टींमुळे येऊ शकतात. आणि बफर म्हणजे त्यासाठी आपण काहीतरी प्रोव्हिजन केलेली असते. अनसर्टन ज्या थिंग्स आहेत त्याची प्रोव्हिजन करणं आपल्याला पॉसिबल होत नाही, कारण आपल्याकडे बऱ्याच गोष्टींची इनॲक्युरेसी आहे. MRP वर्सेस DRP म्हणजे काय? आता गाइडिंग फॅक्टर्स कोण कोण आहे बघा. मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल MRP is guided by customer demand. Okay.
कस्टमरची जशी डिमांड आहे तसंच आपण डिस्ट्रीब्युशन करू की नाही, म्हणून इट इज गायडेड बाय कस्टमर डिमांड. हे त्या पद्धतीने DRP काम करतं. इथे मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल काय आहे त्यानुसार मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग रिसोर्स प्लॅनिंग केलं जाईल. बरोबर ना? तुमचं शेड्यूल कसं बनवलेलं आहे, कोणता प्रोडक्ट तयार करायचा आहे काय त्यानुसार. MRP is under the control of firm. बरोबर. DRP is not the control of the firm since it depends upon customer demand. DRP कोणाच्या अंडर काम करतं, कस्टमर डिमांडच्या, म्हणून ते फर्मच्या अंडर असणार नाही. मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस ही फर्म मध्ये होते, सो इट इज अंडर कंट्रोल इन द फर्म. ओके. MRP ऑपरेट्स इंडिपेंडंट डिमांड सिच्युएशन. डिमांड सिच्युएशन म्हणजे कुठल्या प्रोडक्टची मार्केटमध्ये डिमांड आहे तेच तयार होतील, मॅन्युफॅक्चर होतील. आणि डिमांड DRP ऑपरेट्स इन इंडिपेंडेंट डिमांड सिच्युएशन म्हणजे कस्टमरच्या ज्या पद्धतीने रिक्वायरमेंट्स आहेत त्यानुसार त्यामध्ये इंडिपेंडेंट सिच्युएशन असते. ओके. MRP इन्व्हॉल्व्स मुवमेंट फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू फिनिश गुड. इथे रॉ मटेरियल पासून फायनली फिनिश गुड्स बनवले जातील MRP मध्ये. इट इन्व्हॉल्व्स मुवमेंट फ्रॉम फिनिश गुड्स टू कस्टमर. आलं लक्षात? MRP is concerned with inbound logistics म्हणजे ही इंटरनल पार्ट आहे तो ऑर्गनायझेशनचा. सो इट इज इनबाउंड लॉजिस्टिक. मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस कुठे होते, इंटरनल प्रोसेस आहे, सो इट इज इनबाउंड. आणि डिस्ट्रीब्युशन प्रोसेस ही मार्केटमध्ये केली जाते कस्टमर साठी, सो इट इज कन्सर्न विथ आउटबाउंड लॉजिस्टिक. MRP कंट्रोल्स इन्व्हेंटरी बिफोर मॅन्युफॅक्चरिंग. इन्व्हेंटरीची गरज कधी पडते MRP मध्ये, कारण मॅन्युफॅक्चरिंग प्रोसेस करण्याच्या आधीच आपल्याला ती इन्व्हेंटरी, कोणतं रॉ मटेरियल कंपोनंट्स पाहिजे त्या पद्धतीने ते मटेरियल बनवण्यासाठी अगोदरच इन्व्हेंटरी कंट्रोल केली जाते. DRP कंट्रोल कधी करतं किंवा कोऑर्डिनेट्स इन्व्हेंटरी आफ्टर मॅन्युफॅक्चरिंग म्हणजे एकदा तो प्रोडक्ट किती प्रमाणात प्रोडक्शन केलंय, किती सप्लाय करायचंय, हे प्रोडक्शन नंतर किंवा मॅन्युफॅक्चरिंग नंतर त्या फिनिश गुड्सचं कंट्रोल DRP थ्रू केलं जातं. ओके. EOQ with numericals. आता हा काय पार्ट आहे बघा. इकॉनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी is an equation for inventory. हे इन्व्हेंटरीचं इक्वेशन आहे. that determines, ते काय डिटरमाइन करतं, the ideal order quantity company. Ideal order quantity company should purchase for its inventory given a set cost of production. कितना प्रोडक्शन करना है, कितने सेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितनी कॉस्ट आने वाली है प्रोडक्शन के लिए, एंड डिमांड रेट एंड अदर वेरिएबल्स. तो आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर कितना कुछ परचेस किया जाएगा, किसके हिसाब से परचेस किया जाएगा, किसको ध्यान में रखते हुए हम लोग परचेसिंग करेंगे. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज दैट साइज ऑफ द ऑर्डर which gives maximum economy in purchasing any material. Economic order quantity क्या करती है कि आपका जो it is the size of the order. तो size of the order कैसे हम define करते हैं, which gives maximum economy in purchasing any material and ultimately contributes towards maintaining the material at the optimum level and at the minimum cost. मटेरियल को मेंटेनिंग मटेरियल एंड ऑप्टिमम लेवल, जितनी जरूरत है उतना ही हमें क्या करना है, मटेरियल को मेंटेन करना है या कंट्रीब्यूशन होना चाहिए. एंड एट द मिनिमम कॉस्ट में ये परचेसिंग ऑर्डर या मटेरियल होने चाहिए. इस तरह की ये मॅक्झिमम इकॉनॉमी इन परचेसिंग एनी मटेरियल असं त्यांनी सांगितलं. ही ऑर्डर कशा पद्धतीची असेल. आता ही डायग्राम दिली बघा. EOQ कसा काढला, कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग, इन्व्हेंटरी कॅरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स प्लेस पर इयर. आपल्याला याच्यावर प्रॉब्लेम सोडवायचे, त्याच्या अझम्पशन्स वरून तुमच्या लक्षात येईल. द डिमांड ऑफ द आयटम ऑफर्स युनिफॉर्मली ओव्हर द पिरियड ऍट द नोन रेट. म्हणजे डिमांड कशी आयटम्सची ते कसं करणार, युनिफॉर्मली ओव्हर द पिरियड ऍट द नोन रेट. नंतर रिप्लेनिशमेंट ऑफ द स्टॉक इज इन्स्टंट.
ज्या स्टॉकची रिप्लेनिशमेंट करणं गरजेचं आहे ती EOQ च्या थ्रू प्रॉपर केली जाईल, इन्स्टंट केली जाईल. The time that elapses between the placing of order and receiving the atom into stock called lead time is zero. म्हणजे EOQ मध्ये लीड टाइम 0 आहे. लीड टाइम म्हणजे काय असतं की इथे ऑर्डर प्लेस केल्यानंतर तुम्हाला लगेच तो स्टॉक अवेलेबल केला जातो. त्याचं कारण काय आहे की लीड टाइम 0. लीड टाइम म्हणजे काय की एखाद्या प्रोडक्ट साठी तुम्ही ऑर्डर प्लेस केली तर त्यासाठी तुम्हाला वेटिंग पिरियड असतो. 2 वीक नंतर तुम्ही एखादी कार खरेदी करताय, ती बुक केल्यानंतर तुम्हाला काय होतं की वेटिंग असतं, दॅट इज कॉल्ड लीड टाइम. पण हा लीड टाइम हा EOQ मॉडेल मध्ये 0 असतो. प्राइस पर युनिट इज फिक्स, assumptions बघतोय, and it's independent of the order size. म्हणजे ऑर्डर किती घेतली त्यानुसार प्राइस फिक्स असेल पर युनिट ची. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अन ऑर्डर अँड प्रोसेस द डिलिव्हरी इज फिक्स. जी ऑर्डरची कॉस्ट आहे आणि डिलिव्हरीची जी प्रोसेस आहे ती कशी असेल, फिक्स असेल, अँड डज नॉट व्हॅरी विथ द साइज. कॉस्ट मध्ये की साइज नुसार बदल होत नाही. Inventory carrying charges vary directly and linearly with the size of the inventory. इन्व्हेंटरीचे चार्जेस असतात, मग ते डिफरंट असतात. व्हॅरी डायरेक्टली अँड लिनियरली म्हणजे काय, ते कशामुळे व्हेरियंट आहे, विथ द साइज ऑफ द इन्व्हेंटरी. साइज किती आहे इन्व्हेंटरीची त्यानुसार कॅरिंग चार्जेस चेंज होतात. म्हणजे ऍटम्स किती आहे, किती कॅपॅसिटी आहे इन्व्हेंटरीची त्यानुसार ते कॅरिंग चार्जेस व्हेरिएबल असते EOQ मॉडेल मध्ये. इट इज एक्सप्रेस ॲज अ पर्सेंटेज ऑफ ॲव्हरेज इन्व्हेंटरी इन्व्हेस्टमेंट and the atoms can be produced in quantities desired. Atoms कसे प्रोड्यूस केले जाते, there being no restriction of any kind. Okay, the atom has fairly long shelf life. The atom's life कसं असेल, fairly long shelf life, and there being no fear of deterioration. म्हणजे त्यामध्ये काही बिघाड होण्याची शक्यता नाही किंवा स्पॉइलेज होण्याची शक्यता नाही. That is the assumptions. The limitations काय EOQ चे बघा, नंतर हा थेरॉटिकल पार्ट इथे संपेल, कंटाळू नका. तसा लेंदी पार्ट आहे पण आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे, कारण EOQ वर आपण पुढे प्रॉब्लेम सोडवणार आहोत. ओके ना. सो बी पेशन्स. अँड इथे आपल्याला बघायला मिळतात की आपण जसे अझम्पशन्स पाहिले की त्यामध्ये बिघाड होत नाही त्या ऍटम्स मध्ये किंवा स्पॉइलेज होत नाही, तसं लिमिटेशन काय येतं याचं. डिमांड फॉर अन ऍटम मे नॉट बी युनिफॉर्म. कुठल्या ऍटमची डिमांड अशी युनिफॉर्म म्हणजे सेम सिमिलर असते का पूर्ण इयर मध्ये? नाही. इट मे फ्लक्च्युएट फ्रॉम सीझन टू सीझन. बरोबर ना. लीड टाइम कॅन नेव्हर बी 0. लीड टाइम कधीही त्याचा 0 नसतो. देर इज ऑलवेज अ टाइम गॅप बिटवीन प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर अँड डिलिव्हरी ऑर्डर. आता अझम्पशन मध्ये त्यांनी सांगितलं लीड टाइम विल बी 0, पण हे असं पॉसिबल आहे का? ऑर्डर प्लेस केल्यानंतर थोडं तरी वेटिंग असणारच ना डिलिव्हरी होईपर्यंत. सो हे एक लिमिटेशन आहे त्याचं. प्राइस ऑफ मटेरियल मे नॉट रिमेन सेम थ्रू आउट द इयर. बरोबर आहे, प्रत्येक एका प्रोडक्टची पूर्ण वर्षभर सेम सिमिलर प्राइस असते का? तुम्ही साधं अंडी घ्यायला जा, आज किती रेटला घेतलं, 5 रुपयाला घेतलं, उद्या 5.5 होईल, परवा काहीतरी 6 असेल, तेरवा 4 रुपयाला पण होईल. एवढं 8 दिवसात एवढं फ्लक्च्युएट होतं प्राइस मध्ये. तर पूर्ण वर्षभरासाठी प्राइस कधी सेम राहू शकते का? त्यांनी सांगितलं प्राइस विल बी फिक्स, पण असं नाही होऊ शकत. सो इट इज अ लिमिटेशन ऑफ EOQ. ओके. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अन ऑर्डर अँड प्रोसेसिंग द डिलिव्हरी मे व्हॅरी डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ ऑर्डर. हे त्यांनी वर सांगितलंय अझम्पशन्स मध्ये की प्लेसिंग म्हणजे कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग अन ऑर्डर म्हणजे जी काही कॉस्ट आहे त्या ऑर्डरची, आणि प्रोसेसिंग म्हणजे डिलिव्हरी प्रोसेस जी आहे तर ती कशावर डिपेंड असेल? त्या ऑर्डरच्या साईज वर डिपेंड असेल ना. किती युनिट्स मध्ये तुम्ही ती ऑर्डर दिलेली त्यानुसार ही डिलिव्हरी रेट्स चेंज होतील किंवा कॉस्ट पण चेंज होईल. बरोबर ना. ऑर्डरची कॉस्ट पण चेंज होईल. म्हणजे हे जे वर ऍटम्स तुम्ही स्टडी केले ते लिमिटेशन्स मध्ये दिले की इज इट नॉट ट्रू द ऍटम मे नॉट नेसेसरीली बी प्रोड्युसिंग क्वांटिटीज डिझायर्ड. म्हणजे असं कधी होत नाही की जेवढं
जेवढ्या क्वांटिटी तुम्हाला अपेक्षित आहे तेवढ्याच क्वांटिटी मध्ये प्रोडक्शन केलं जातं. दॅट इज नॉट ट्रू. द आयटम विल नॉट नेसेसरीली हॅव अ लॉंग शेल्फ लाईफ. कुठल्याही आयटमला लॉंग शेल्फ लाईफ हे नसतोच, बरोबर ना. एक्सपायरी डेट दिलेलीच असते त्यासोबत. सो दॅट इज द लिमिटेशन्स ऑफ EOQ. EOQ चा हा फॉर्म्युला दिलेला आहे. ओके. इन स्क्वेअर रूट 2ACO डिवाइड बाय CI. आता A म्हणजे काय? अॅन्युअल डिमांड. C म्हणजे कॉस्ट पर युनिट. CO म्हणजे कॉस्ट ऑफ ऑर्डर प्लेसिंग. and I means inventory carrying cost. हे तुम्हाला शेवटपर्यंत लक्षात ठेवायचे हा फॉर्म्युला. याच्यावर एखादं एक्झाम्पल आलं तर आपण एक त्याचं सोडून बघूया. मग तुम्ही काय करायचंय की प्रॅक्टिसला भरपूर दिलेले आहेत, त्यातले प्रॅक्टिसचे जे ते तुम्ही सेल्फ समजून घ्यायचे आणि सोडवायचे नोटबुक मध्ये. ओके. काही अडचण येणार नाही. त्याच्या सगळ्या क्वांटिटीज त्यांच्या प्रॉब्लेम मध्ये दिल्यात, सोल्युशन पण दिलेलं आहे. फक्त अंडरस्टँड करा. आता मी तुम्हाला एक प्रॉब्लेम वाचून तो एक्सप्लेन करून सांगते म्हणजे तुम्हाला आयडिया येईल. ओके. अॅन्युअल डिमांड फॉर अन ॲटम. लेट्स सी. फॉर्म्युला काय? अॅन्युअल डिमांड मीन्स ए. हे बघा इथे फॉर्म्युला दिलेला आहे EOQ चा. फाइंड EOQ म्हणजे आपल्याला EOQ चा फॉर्म्युला यूज करायचा. अॅन्युअल डिमांड किती दिली? 3200 युनिट्स. ओके. युनिट कॉस्ट is 6. बघा C युनिट कॉस्ट. ओके. and inventory carrying cost means I, तो पण दिलेला आहे 25% per annum. That is converted into 0.25. You know that how to convert it. Okay. If the cost of one procurement means cost of order placing, CO कितना दिया है? ₹150. Now find out EOQ. All things are given in that problem. Now it is very easy to calculate them. Okay. So you have to use this formula. EOQ is equal to in square root 2ACO oblique यानी कि यहाँ पे डिवाइड बाय CI. ओके. तो इस फॉर्मूला में आपको क्या करना है? इस वैल्यूज को डालना है. सिंपल. ओके. आणि कॅल्क्युलेटरचा वापर तुम्ही करणार आहात. एक्झामलाही प्रॉब्लेम असेल तर कॅल्सी तुम्हाला यूज करायला देतात, त्यामुळे तुम्ही कॅल्सीवर पण हे कॅल्क्युलेशन्स करू शकता. अगदी एखाद्याचं मॅथ्स चांगलं नसेल तरी काही प्रॉब्लेम येत नाही. कसं यूज करायचंय ते तुम्ही, तुमच्याकडे आता हा कॉमनचा सब्जेक्ट आहे, फायनान्सची मुलं आहेत, तेवढ्या पुरतं शिकून घ्यायचं. ओके. मग काय केलं? 2A मीन्स क्या? 2 मल्टीप्लाय बाय एज व्हॅल्यू इज व्हॉट? 3200. मल्टीप्लाई, क्योंकि इन दोनों के बीच कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है ए और CO के बीच. तो 150. CO की वैल्यू क्या है? 150. ऑब्लिक मीन्स क्या है? ये डिवाइड है. डिवाइड बाय CI. नाउ सी व्हाट इज इट? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C? 6. I के बीच C और I के बीच कुछ भी साइन सिंबल नहीं, मतलब मल्टीप्लिकेशन है. Multiply by 0.25. I की वैल्यू दी है. I is equal to 0.25. Now you have to calculate them with the help of calci. And your answer is 800 units. That means EOQ is 800 units. Very simple, very easy. अगर ये कभी भी एग्जाम में आता है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं. आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है. फॉर्मूला के हिसाब से all values are given here in problem. So this is very simple to calculate them. Okay. The information gathered. यहाँ पे भी सेम आपको ये समझ के लेना. अभी मैंने एक प्रॉब्लम बताया ना, वैसे सॉल्व किया हुआ एक और प्रॉब्लम है. EOQ के 2-3 एग्जाम्पल्स, 2-3 ये अक्टूबर 2017 में आया हुआ प्रॉब्लम है. समझ लेना. ये सॉल्यूशन के साथ दिए हुए प्रैक्टिस के लिए आपको. तो ये सब सॉल्व करने आपके नोटबुक में. ओके. नाउ लेट्स सी प्रॉब्लम्स ऑन EOQ एंड टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट. तो अभी इसमें क्या किया है देखो, इन लोगों ने ना फॉर्मूलाज प्रॉपर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं आती.
आपको ईओक्यू भी सॉल्व करना है, टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट निकालनी। ईओक्यू का फॉर्मूला फिर यहाँ पे इस तरह से दिया है, 2ACO डिवाइड बाय CR। ओके, सो यहाँ पे आपको इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने हैं। तो किस तरह का प्रॉब्लम आएगा इस पे, ये फॉर्मूलाज आपको बाय हार्ट ही करने पड़ेंगे अगर प्रॉब्लम आता है इस तरह का। मैं आपको एक प्रॉब्लम दिखाती हूँ, इस रिलेटेड कैसा प्रॉब्लम आता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। इसको ज्यादा डीप में समझने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम इसी टाइप में आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और आपको ये फॉर्मूलाज बाय हार्ट करने हैं, अगर बाय हार्ट करने से बताया तो बहुत सारे लोग कॉपी करने की कोशिश करते हैं, कॉपी मत करो, इजीली बाय हार्ट हो सकता है। एवरेज इन्वेंटरी निकालनी है तो Q डिवाइड बाय 2, Q कैसे निकाला जाता है, वो कैसे किस तरह से प्रॉब्लम में आता है वो भी आपको मैं दिखाती हूँ। कैरिंग कॉस्ट निकालनी, एवरेज इन्वेंटरी, इस तरह से ये फॉर्मूलाज है, सब रेडी है, ओनली आपको बाय हार्ट करनी है। इसका ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, ज्यादा डीप में जाके मीनिंग पूछने की भी जरूरत नहीं है। तो अभी हम लोग इसके ऊपर जो प्रॉब्लम दिया है उससे देखते हैं। टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट को अगर हमें कैलकुलेशन करना है उसका, तो ये फॉर्मूला है यहाँ पे। मैं एक प्रॉब्लम दिखाती हूँ आपको उस रिलेटेड है इसमें। सब ये आपके प्रैक्टिस के लिए, देखो आप एक बार ये पीडीएफ देखोगे ना तो उसके बाद समझ में आएगा आपको। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इजी और आसान से प्रॉब्लम है इसके ऊपर। हाँ, अभी एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग, अप्रैल 2019 में आया था। लेट्स सी फर्स्ट वन प्रॉब्लम। द एनुअल डिमांड फॉर पर्टिकुलर एटम is 15,000 units. Annual demand is. Firstly, we have to calculate EOQ and after that total inventory cost. तो total inventory cost किस तरह से निकालनी है उसका फॉर्मूला हमें रेडी दिया हुआ है। Unit cost is 4 rupees 4. Okay. Carrying cost on an average inventory. एवरेज इन्वेंटरी की कॉस्ट क्या है, इज 30% एंड द ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर इज 50 rupees. So find out EOQ, total inventory cost. If purchase manager has decided to place purchase order with minimum order quantity of 3,000 units to get discount of 10% per unit, state whether purchase manager is justified in his decision. मतलब यहाँ पे परचेस मैनेजर जो है उसने अगर ये डिसाइड किया है कि किस तरह से प्लेस परचेस ऑर्डर विथ मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए यूनिट्स में, 3,000 यूनिट्स में, तो उसमें डिस्काउंट 10% का दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमें उस डिसीजन के लिए क्या करना है, जस्टिफाई करना है उस परचेस मैनेजर का जो भी डिसीजन है। तो किस तरह से, अभी A is equal to 15,000 units. See this problem. Annual demand is 15,000 units. CO 50 per order. Let's see. CO cost per order 50. Okay. C is equal to 4 rupees per unit. C कितना है, 4 rupees per unit cost. Okay. और I कितना 30% है, that is converted into 0.30. Okay. Now calculate of EOQ. किस तरह कैलकुलेट किया है, पहले फॉर्मूला लिया 2ACO डिवाइड बाय CR. ओके, नाउ यू हैव टू फिल द वैल्यूज इन फॉर्मूला. 2 multiply by A is value 15,000 multiply by CO 50 rupees divide by C 4 multiply by I, C multiply by I मतलब 4 multiply by I कितना है 0.30. ओके, तो आपको ये कैलसी के थ्रू इसका आंसर कितना है 1118 यूनिट्स. दैट मींस कैलकुलेशन ऑफ टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट. अभी
टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो इसका जैसे रेडी फॉर्मूला मैंने ऊपर दिखाया आपको, उसे क्या करना है, फॉलो करना है, तो वो बाय हार्ट ही करना है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स इज इक्वल टू एनुअल डिमांड अपॉन ऑर्डर साइज। तो अभी एनुअल डिमांड कितनी दी है इस फॉर्मूला में, 15,000 बराबर है, और ऑर्डर साइज कितनी आई अभी, 1118 यूनिट्स, मतलब ऑर्डर साइज यानी ईओक्यू। ओके, तो ये हमने वैल्यूज इसमें डाल दी, आपको आंसर आया 14। अभी ये 14 वापस कैसे यूज किया, नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकालने के लिए फिक्स फॉर्मूला है, इसको यूज किया। पहले ईओ क्यू निकाला, मतलब ऑर्डर साइज को निकाला, एनुअल डिमांड तो दी थी फॉर्मूला में, वो डाल दी, और आपका ईओ क्यू उससे डिवाइड किया ऑर्डर साइज से, तो आंसर मिला 14। अभी ऑर्डरिंग कॉस्ट निकालनी है, दैट इज फॉर्मूला इज फिक्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर। तो अभी नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने हैं, 14। अभी अभी हमने जो कैलकुलेट किया फर्स्टली 14, दैट वैल्यू इज गिवन हियर, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है, कॉस्ट पर ऑर्डर ईओक्यू निकालते हैं जो सीओ 50 पर ऑर्डर, तो ये फॉर्मूला में दिया हुआ है वैल्यू, इसको डालना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी आई, 700 रुपीज। अभी सीक्वेंस से ध्यान में रखो कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाले तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए आपको ये वैल्यू मिलती है, उसके बाद एवरेज इन्वेंटरी निकालना है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट, अभी एवरेज इन्वेंटरी, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, क्यू डिवाइड बाय 2। तो क्यू कितना आया है आपका, क्यू मतलब ईओ क्यू कितना है, 1180 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स आपकी एवरेज इन्वेंटरी कितनी आई, 559। फिर कैरिंग कॉस्ट निकालनी है, उसका भी ऊपर फॉर्मूला फिक्स दिया हुआ है, फॉर्मूला जो एक्सप्लेन किए ना, तो इसमें एवरेज इन्वेंटरी के बाद कैरिंग कॉस्ट निकालनी, क्योंकि ये निकालते हो कि एवरेज इन्वेंटरी यहाँ पे आपको यूज करनी है, मल्टीप्लाई बाय इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट। तो एवरेज इन्वेंटरी कितनी आई, वो ये है, इन्वेंटरी कैरिंग कॉस्ट 0.30, ये ईओक्यू निकालते वक्त हमने ली थी 0.30 एंड मल्टीप्लाई बाय 4 रुपीज कॉस्ट पर यूनिट, ये भी वैल्यूज दोनों भी दिए हुए हैं प्रॉब्लम में। तो इस तरह से कैरिंग कॉस्ट निकल गई। कॉस्ट ऑफ परचेसिंग मटेरियल, ये कैसे निकालना है, अभी ये सीक्वेंस देखो, हाँ यहाँ के वैल्यू जो ऊपर निकालते हैं वो इस नीचे के वैल्यूज, हाँ नीचे जो फॉर्मूला है उसमें हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो अगर वैल्यू नहीं तो ये फॉर्मूला फर्स्ट अगर यूज किया तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए इसका तो सीक्वेंस फिक्स है, कॉस्ट ऑफ परचेसिंग मटेरियल निकालना है तो एनुअल डिमांड मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट, ये 4 रुपीज है कॉस्ट, ये दी है वैल्यू, ये एनुअल डिमांड भी दी है, क्यों निकालते हुए वक्त ही यूज किए, तो सो कॉस्ट ऑफ परचेसिंग मटेरियल इनको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना है, 60,000। तो इस तरह से फॉर्मूला यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अभी 10% डिस्काउंट देने की परचेस मैनेजर ने सोचा है, तो 10% डिस्काउंट अगर देना है तो कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी है, उसकी वैल्यू कितनी थी, ₹4, उस पे हमें 10% डिस्काउंट देना है, तो इतनी वैल्यू आएगी। फिर कुछ नहीं, इतना हार्ड तो प्रॉब्लम आता नहीं है, फिर भी नहीं समझा तो पूछो आप, ये कैसे बोर्ड पे हम लोग करते हैं ना, तो बोर्ड की जरूरत नहीं है आपको, मैंने लिंक सेंड कर दी है, लिंक के थ्रू आप लोग ये प्रॉब्लम समझ लो। ओके, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो पूछना। मोस्ट ऑफ द टाइम जो प्रॉब्लम्स है वो ऑप्शन के लिए आते हैं, और आता है उसमें आपको थियरी आती है, एक तो केस स्टडी आता है या कोई और क्वेश्चन, ब्रॉड क्वेश्चन आता है। ओके ना, सो डोंट वरी अबाउट इट, अगर नहीं भी समझ रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीऑर्डर लेवल विथ न्यूमेरिकल्स, अभी रीऑर्डर लेवल किस तरह से, इट इज द पॉइंट एट विच स्टॉक ऑफ पर्टिकुलर आइटम हैज diminished to a point where it needs to be replenished। कभी कभी ऐसे होता है कि रीऑर्डर लेवल मतलब क्या है, एक स्टॉक आपका पर्टिकुलर आइटम का पूरा डिमिनिश हुआ और उसी टाइम उस पॉइंट में आपको जरूरत है रिप्लेनिश करने की उस आइटम को, तो दैट इज कॉल्ड रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल इज अ स्टेज और टाइम ऑफ प्लेसिंग अ न्यू ऑर्डर व्हेन द टोटल स्टॉक in hand is insufficient to meet not only the normal consumption। तो आपके हाथ में अभी कोई बचा नहीं है आइटम, तो ऐसे हालात में आपको क्या करना है, न्यू ऑर्डर्स लेने,
In short, as soon as the stock in hand becomes equal to lead time consumption plus desired safety stock, it is a time for the company to place fresh order to avoid any stock out. तो रीऑर्डर पॉइंट के लिए फिर फॉर्मूला दिया है, लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय डिमांड पर डे प्लस सेफ्टी लेवल स्टॉक। तो इसमें एक प्रॉब्लम आया है जो कि हम देखते हैं, लीड टाइम कंजप्शन। अभी न्यूमेरिकल्स पे अगर कोई आता है ना एक प्रॉब्लम, तो उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। डेली कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज 100 यूनिट्स। किसी रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन प्रोसेस में डेली कितना कंजप्शन होता है, 100 युनिट्स का। डेली कंजप्शन म्हणजे दररोज किती वापर होतो प्रोडक्शन प्रोसेस मध्ये एखाद्या रॉ मटेरियलचा, त्याचं पर्सेंटेज, त्याचे युनिट सांगितले 100 युनिट। लीड टाइम फॉर डिलिव्हरी 5 डेज, म्हणजे वेटिंग पिरियड किती असतो, एकदा ऑर्डर रिप्लेस केल्यानंतर डिलिव्हरी कधी होते, तो 5 डेज। कंपनीज पॉलिसी इज टू कीप अ सेफ्टी स्टॉक इक्वल टू 3 डेज कंजप्शन। सेफ्टी स्टॉक किती याच्यासाठी ठेवलेला असतो, 3 दिवसांचा। कॅल्क्युलेट री ऑर्डर लेवल। आता असं जर एक्झाम्पल आलं तर लीड टाइम कंजप्शन, मग कंजप्शन लीड टाइम कंजप्शन इज इक्वल टू, आपल्याला रीऑर्डर लेवल कॅल्क्युलेट करायला सांगितली। ती करण्यापूर्वी आपल्याला कशा पद्धतीने जायचंय बघा। रीऑर्डर लेवल म्हणजेच काय, ROL आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचंय, पण त्यापूर्वी आपल्याला काय करावं लागेल, लीड टाइम कंजप्शन काढावं लागेल। मग कंजप्शन रेट मल्टीप्लाय बाय लीड टाइम। कंजप्शन रेट किती आहे, डेली कंजप्शन रेट किती आहे, 100 युनिट्स। 100 मल्टीप्लाय बाय लीड टाइम किती दिलेला आहे प्रॉब्लेम मध्ये, 5 डेज। म्हणजेच तुमचं लीड टाइम कंजप्शन किती आलं, 500। ओके। सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू 3 डेज कंजप्शन। सेफ्टी स्टॉक किती दिवसाचा दिलेला आहे, सेफ्टी स्टॉक इक्वल टू 3 डेज कंजप्शन, म्हणजे 3 मल्टीप्लाय बाय 100। 100 का, कारण लीड टाइम कंजप्शन किती आहे, 100, सॉरी कंजप्शन रेट कसा आहे, 100 बरोबर, आणि 3 डेज कंजप्शन काढायचे। सो यू हॅव टू मल्टीप्लाय बाय 100, 3 मल्टीप्लाय बाय 100। ओके, so your safety stock is 300. Now you have to calculate last one, calculate reorder level। मग त्याच्यामध्ये फॉर्म्युला काय, लीड टाइम कंजप्शन प्लस सेफ्टी स्टॉक इज इक्वल टू युअर reorder level, means 800। आलं लक्षात, खूप सोपं आहे। खाली त्याचे पण प्रॉब्लेम्स तुम्हाला प्रॅक्टिसला दिलेले आहेत, ते तुम्ही सगळे प्रॅक्टिस करा, सोडून बघा, समजून घ्या। खूप साधं आहे, सिंपल आहे, अजिबात टेन्शन घेण्याची गरज नाही। नाही समजलं तर मला पुन्हा एकदा विचारा। ओके, इथे आपल्याला क्वेश्चनरी दिली, हा जो चॅप्टर आहे इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट, तर क्वेश्चनरी बघा, सोडवा ती असाइनमेंट म्हणून तुमच्या नोटबुक मध्ये, नोट्स काढा प्रॉपर, मी त्याच्या लिंक्स पाठवलेल्या आहेत ग्रुपवर। सो आपला इथे 3rd युनिटचा फर्स्ट चॅप्टर इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट हा संपलेला आहे। सो आपण आज इथे थांबतोय, नेक्स्ट लेक्चरला पुन्हा भेटूया, 2nd चॅप्टर बघूया 3rd युनिटचा, लॉजिस्टिक कॉस्टिंग। सो thank you so much for your cooperation.